देवरानी जेठानी का एक ससुराल। टीना, ओ टीना, कहाँ हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा पास्ता बनाया है, जैसा तुम्हें पसंद है। पास्ता की खुशबू से टीना नींद से जाग जाती है। अरे वाह माँ, आपने इतनी सुबह सुबह मेरी पसंद का पास्ता बनाया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाओ ना, चम्मच दो, मुझे खाना है। माया अपनी बेटी को चम्मच दे देती है, जिसके बाद वो सुबह फ्रेश होने से पहले ही खाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर सनाया अपनी माँ माया से कहती है, माँ, आपने मुझे कभी भी सुबह उठकर नहाने से पहले कुछ खाने नहीं दिया, और यहाँ देखो, आप इसे उठते ही पास्ता बनाकर खिला रही हो। तो क्या हुआ बेटी, ये तुम्हारी छोटी बहन है। अब इसको प्यार नहीं करूंगी तो किसको करूंगी? सारा प्यार तो आप इसी को करती हो, मुझे तो आप प्यार करती ही नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी कोई अपनी नहीं बल्कि सौतेली बेटी हूँ। ओहो, तुम भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे भी कोई सोचता है क्या? तुम दोनों ही मेरे लिए एक समान हो। लेकिन टीना थोड़ी चुलबुली है, इसलिए मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। और तुम्हारे समय पर भी तो मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी, भूल गई क्या? माया ऐसा कहकर रसोई में बाकी काम के लिए देखने चली जाती है। बचपन से तो मेरे हक की सारी चीजें टीना को ही मिली हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरी माँ तो झूठ भी सही से नहीं बोलती। ऐसा सोचने के बाद सनाया तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद माया को अपनी दोनों बेटियों की शादी की टेंशन होने लगती है, जिसके चलते वो एक दिन अपनी दोनों बेटियों को बैठा कर उनसे कहती है, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, तो मुझे तुम दोनों की शादी की चिंता हो रही है। मैंने तुम दोनों के लिए लड़के देखे हैं। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में शादी करके जाओ, ताकि तुम हमेशा खुश रहो। नहीं माँ, मैं इसके साथ एक ही ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वहाँ भी हमारे बीच इसी प्रकार की लड़ाई होती रहेगी। कम से कम मुझे ससुराल में तो खुशी से रहने दीजिए। ओहो, तुम इतना क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी तुम इतनी बड़ी हो, घर की सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें ही संभालनी होंगी। फिर तुम मेरी जेठानी हो जाओगी शादी के बाद। नहीं नहीं टीना, ऐसा नहीं है। तुम दोनों को ससुराल में एक साथ रहना होगा, यानी कि हर एक काम में एक दूसरे की मदद करनी होगी, और देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि छोटी बहन बड़ी बहन की तरह रहना। ठीक है माँ, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे घरेलू काम सिखा देना। सनाया को ये मंजूर नहीं था, लेकिन अपनी माँ के चलते उसे ये भी बर्दाश्त करना पड़ता। कुछ समय में माया एक ही घर में दो बेटों से अपनी दोनों बेटियों की शादी करा देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। दोनों बहनों का गृह प्रवेश होता है। आओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। इस घर को अपना ही घर समझो। गृह प्रवेश के बाद दुर्गेश्वरी घर की सारी चाबियां लाकर टीना को पकड़ा देती है। ये लो बड़ी बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी है। लेकिन माँ जी, आप ये मुझे क्यों दे रही हो? इस पर हक तो मेरी बड़ी बहन सनाया का है। दुर्गेश्वरी कुछ कहती उससे पहले ही ये सब देख शनाया को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके चलते जैसे तैसे वो अपना गुस्सा शांत करती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। टीना छोटी है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। इस नाते इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और टीना मेरी देवरानी है। मैं सब जानती हूँ बहू, दरअसल बात यह है कि मेरे बड़े बेटे को टीना पसंद आई है और छोटे बेटे को तुम। इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारी छोटी बहन से करवा दी, और तुम्हारी शादी इस घर के छोटे बेटे से हुई है। टीना आज से तुम्हारी जेठानी है। ये सुनते ही शनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी मन ही मन सोचती है, वाह क्या बात है, मेरी छोटी बहन तो बहुत तेज निकली। उस घर में छोटे होने का फायदा उठाया तो इस घर में बड़े होकर मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी। अपनी ही छोटी बहन को मैं जेठानी के रूप में देखूंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं भी शनाया हूँ, इसको नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी सनाया नहीं। उस दिन के बाद से शनाया अपनी छोटी बहन के हर काम में नुक्स निकालना शुरू कर देती, जिसके चलते दुर्गेश्वरी को ये महसूस होता है कि उसकी बड़ी बहू किसी लायक नहीं। अरे बहू, ये क्या तू इस घर की बड़ी बहू है और तुझे रोटी भी नहीं बनानी आती? तूने तो सारी रोटियां ही जला कर रखी हैं। अरे इस तरह रोटी खिलाएगी तो हम बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार जाएंगे। माँ जी, मैंने रोटियां तो साफ साफ ही बनाई थी, लेकिन ये कैसे जल गई समझ नहीं आया।
टीना ने रोटियां तो साफ सुथरी ही बनाई होती हैं, लेकिन उसके यहाँ वहाँ होते ही शनाया रसोई में जली हुई रोटियां रख देती है, जिसके चलते दुर्गेश्वरी तीनों के ऊपर भड़क जाती है। हाँ हाँ, तूने सही कहा, तूने बनाई तो अच्छी अच्छी सुंदर रोटियां होगी, लेकिन ये रखे रखे अपने आप ही जल गई। अरे झूठ भी बोलना नहीं आता तुझे? पता नहीं कौन से भाग फूट गए मेरे, जो तुझे इस घर में ले आई। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये क्या टीना, तुमने तो सासू माँ को नाराज ही कर दिया। अरे इस तरह तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालोगी तो कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लायक अभी नहीं हो। दीदी, आपको तो माँ ने सब कुछ सिखाया था ना, फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करती हो? आप मुझे घर के काम अच्छे से सिखाओ ताकि मैं माँ जी को खुश कर सकूं। सनाया मन ही मन बहुत खुश होती है और अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगी। जैसा मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा ही करना, क्योंकि मेरे सिखाए हुए से माँ जी तुमसे हमेशा खुश रहेंगी। पहले तो सनाया ने ही टीना के सभी अच्छे काम बिगाड़े, लेकिन अब शनाया अपनी छोटी बहन टीना को हर एक काम उल्टा सिखाना शुरू कर देती है, जिसके चलते बेचारी टीना और भी ज्यादा डांट सुनने लगती है। लेकिन ये सब दुर्गेश्वरी को समझ आ जाता है और वो शनाया की सच्चाई उसकी छोटी बहन टीना से बोलने के लिए उसके कमरे में जाती है। देखो बहू, इसे गलत मत समझना, लेकिन जो सच्चाई है मैं बस वही कहने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तुम्हारे हर काम को बिगाड़ती है और तुम्हें सही काम भी गलत तरीके से बताती है, जिसकी वजह से तुम अभी तक मुझसे डांट सुन रही थी। जब मैंने इस बात का पता लगाया तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? सनाया मेरी बड़ी बहन है, मेरा गलत करना तो बहुत दूर की बात है, वो मेरे लिए गलत सोच भी नहीं सकती है। मैं जानती हूँ हम दोनों में शादी से पहले अच्छे से बनती नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। आप बेवजह हम दोनों बहनों के बीच में दरार डाल रही हैं। क्या आपको शोभा नहीं देता है माँ जी? टीना का अपनी बड़ी बहन के प्रति ऐसा प्यार दुर्गेश्वरी देखकर बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। ये सब शनाया खिड़की से सुन लेती है, जिसके चलते सनाया को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन के लिए कितना बुरा भला सोचा और हमेशा उसके साथ गलत किया, लेकिन मेरी बहन मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। मैंने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं करूंगी। सनाया उस दिन के बाद से अपनी छोटी बहन टीना के साथ अच्छे से रहने लगती है और उसे घर की सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है, जिसके चलते दुर्गेश्वरी भी दोनों बहनों के प्यार को देखकर खुश होती है और अब वो टीना को जरा भी नहीं डांटती। दोनों बहन अपने ससुराल में अब खुशी खुशी रहने लगती हैं। स्वरा अपनी ससुराल में बड़ी बहू थी, लेकिन अब उसके देवर की भी शादी हो चुकी थी। बहू, आज अपने पाँव से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर दे। ब्यूटी ने कलश गिराकर गृह प्रवेश किया और अपनी सास के पांव छुए बिना ही बोली, ओह गॉड, ये फॉर्मेलिटीज तो मुझे मार देंगी। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से कब से इस बकवास रस्म की वजह से आपने मुझे दरवाजे पर खड़ा करके रखा हुआ था। बहू, हर लड़की ससुराल में कदम रखने से पहले गृह प्रवेश की रस्म तो करती ही है। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन मैं अब आराम करना चाहती हूँ। वैसे भी अगर मैं जल्दी नहीं सोई तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बेटा, बहू को कमरे में ले जा, देख कैसे गर्मी की वजह से परेशान है। ब्यूटी का पति उसे कमरे में ले गया। ब्यूटी बहुत अमीर थी और वो अपने साथ बहुत सारा दहेज और कीमती चीजें लेकर आई थी। सिर्फ इसीलिए हेमा उसे इज्जत दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ स्वरा भी अपने कमरे में जाने लगी। अरे ओ बड़ी भिकारन, कहाँ? माँ, वो रात काफी हो गई है तो मैं भी। ओहो, तो महारानी आराम फरमाने जा रही थी। इधर आ। जी सासू माँ। अरे बेशरम, घर में नई बहू आई है, तुझे अपनी देवरानी का जरा भी ख्याल नहीं है? जा जाकर उसके लिए कुछ ठंडा बना। लेकिन माँ। अरे जा भी। बेचारी स्वरा को अपने देवर की शादी के दिन भी काम करना पड़ा। पूरा किचन बिल्कुल गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। ऐसे में स्वरा ने अपनी देवरानी के लिए नींबू पानी बनाया और उसके कमरे की तरफ ले गई। देवरानी जी, देवरानी जी, दरवाजा खोलिए। स्वरा के बहुत चिल्लाने पर ब्यूटी बाहर आई। क्या है? क्यों दरवाजा बजा बजा कर डिस्टर्ब किए जा रही हो? वो मैं तो ये नींबू। इससे पहले कि स्वरा कुछ बोलती, ब्यूटी ने उसके हाथ से नींबू पानी का गिलास छीन लिया और उसे जोर से जमीन पर दे मारा।
आइंदा अगर मुझे डिस्टर्ब किया ना तो ये गिलास तुम्हारे सर पर फूटा हुआ होगा, समझी? ब्यूटी ने ऐसा बोलकर जोर से दरवाजे को पटका। बेचारी स्वरा अपनी सास और देवरानी के ऐसे बर्ताव से बहुत दुखी हो गई, लेकिन वहीं पर छिपकर हेमा भी ये सारा मंजर देख रही थी। यही तो मैं चाहती थी, अब उस फ्री में आई हुई स्वरा को मैंने इसकी औकात न दिखा दी तो मेरा नाम भी हेमा नहीं। हेमा खुद से ही बातें करते हुए बाहर आई और ऐसा करने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। हे राम, अरे फकीर, तुझसे नई बहू को कुछ ठंडा देने को बोला था, यहाँ लाकर फेंकने को नहीं। राम राम, इतने महंगे सेट का मेरा गिलास भी तोड़ दिया। अरे जानती भी है इसकी कीमत कितनी थी। चल अब जल्दी से इस गंदगी को साफ कर। लेकिन माँ, मैंने ये नहीं तोड़ा। तो किसने तोड़ा? झूठी मक्कार। हेमा स्वरा को सुनाती हुई वहां से चली गई। बेचारी स्वरा आधी रात को टूटे हुए कांच को साफ करने लगी कि तभी उसके हाथ में कांच घुस गया। आह! इसी तरह से रात बीत गई और अगली सुबह ब्यूटी बन ठन कर नीचे आ गई। बहू, कैसा रहा ससुराल का पहला दिन? पहला दिन बिल्कुल अभिशाप। सासू माँ, आज आप मेरे कमरे में मेरे मायके से आया हुआ कूलर लगवा दीजिएगा, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है। गुड। अरे सासू माँ, आपकी बड़ी भिखारिन, मेरा मतलब जेठानी जी कहाँ है? सत्यानाश हो इसका, ना जाने कहाँ मर गई है। हेमा बस बोल ही रही थी कि तभी वहां स्वरा आ गई। प्रणाम माँ जी, आज मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, तो आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर? हाँ, ये तुझे थोड़ी देर लगती है? अरे काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब तू आकर बोल रही है कि थोड़ी सी देर हो गई। चल निकल मेरे घर से। पर माँ। ओहो सासू माँ, इस भिखारिन को ऐसे मत निकालिए, बेचारी कहाँ जाएगी? बहू, सिर्फ तेरे कहने पर मैं इसे घर में रख रही हूँ। अब जल्दी जल्दी कामों में लग जा, समझी? जी। बेचारी स्वरा का शरीर बुखार में तप रहा था। ऐसे में उसने पूरे घर की सफाई की और उसकी देवरानी ब्यूटी आराम से कूलर की हवा में बैठकर आराम फरमा रही थी। अरे ब्यूटी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। हाँ है तो, मुझे मत सिखाओ। पर अरे निकल यहाँ से, क्या गर्मी में मेरा दिमाग चाटने आ गई है, बेवकूफ इंसान। बेचारी स्वरा उतरा सा मुंह लिए वापस आ गई। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ रहा था वैसे वैसे स्वरा का शरीर भी जल रहा था, लेकिन ऐसे में वो किचन में खड़ी सभी के लिए रोटियां बना रही थी कि तभी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो किचन से बाहर भाग आई। काम चोरनी, घर में तेरी देवरानी क्या आ गई है, तू कामों से बचकर भागने लगी। रुक, तुझे बताती हूँ। हेमा ने स्वरा की चुटिया को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सासू माँ, मुझसे आज काम नहीं होगा, मेरी तबीयत। चुप, एकदम चुप, निकल निकल जाओ मेरे घर से। अपनी सास को चिल्लाते सुन ब्यूटी भी बाहर आ गई। ओहो सासू माँ, मैं सो रही थी, आपने चिल्लाकर मेरी नींद खराब कर दी। माफ करना बहू। क्या हुआ, ये भिखारन यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हुई है? अरे इसी ने तो मेरा खून पिया ना, अरे इसी ने तो मेरे खून का पानी कर रखा है। जिस दिन से मेरे घर में आई है, मनहूसियत के सिवा और कुछ भी नहीं लाई है, न दहेज न रंग रूप। सही कहा सासू माँ, ऐसी बहू को रखने से अच्छा तो कहीं दूर फेंक दो। सही कहा तूने बहू, निकल जा मेरे घर से। हेमा ने स्वरा को धक्के मारकर घर से बेघर कर दिया। बेचारी बुखार में तपती हुई स्वरा बस यही सोच रही थी कि वो कहाँ जाए। मायके नहीं जा सकती क्योंकि माँ बाबा ने कैसे कैसे तो मेरी शादी की थी और अब मैं फिर से उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? बेचारी स्वरा लावारिस सी सड़कों पर घूम रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्यूटी, ओ ब्यूटी। क्या है, क्यों बार बार मुझे कूलर की ठंडी हवा में से बुला लेती हो? बहू, दोपहर हो गई है, तेरे जेठ ससुर और पति बस आते ही होंगे। हाँ तो? बेटा खाना। आर यू गॉन मैड? माय गॉड, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं खाना बनाऊंगी? बहू तू नहीं तो और कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, जिसे खाना है वो खुद बना ले। वैसे भी मैं तो बाहर से ऑर्डर करके अपना इंतजाम कर ही लूंगी, आप खुद अपना खाना बना लीजिए। ब्यूटी ऐसे बोलकर नाक पर नखरा लिए अपने कमरे में चली गई और अपने कूलर के आगे जाकर बैठ गई। हेमा को तपती गर्मी में सभी के लिए खाना बनाना पड़ा। हे राम, यहाँ तो इतनी गर्मी है कि पसीना आने से पहले ही सूख जाए।
दम घुट रहा है। हेमा ने किसी तरह खुद एक दिन पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन इस एक ही दिन में उसे उसकी नानी याद आ चुकी थी। और शाम को जब स्वरा का पति विराट लौट आया, हाँ क्या हुआ? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू मेरी चिंता छोड़ और जाकर स्वरा को ढूंढ और उसे वापस ले आ। हेमा ने विराट को सारी बात बता दी। विराट ने अपनी गाड़ी निकाली और स्वरा को ढूंढने लगा। कुछ देर सड़क पर घूमने के बाद उसे स्वरा दिखाई दी, जो एक टूटी हुई पटिया पर बैठी हुई थी। स्वरा, स्वरा तुम ठीक हो? घर चलो, तुम्हें माँ बुला रही है। अपने पति की बात मानकर स्वरा उसके साथ वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ उसे देखते ही हेमा ने उसे गले लगा लिया। बहू, मुझे माफ कर दे। लोग सही कहते हैं कि जब हमें किसी चीज की अहमियत नहीं पता होती तो तब पता चलती है जब वो हमसे दूर हो जाती है। हेमा ने ये बातें रोते हुए बोली। अपनी सास को उसकी गलती का पछतावा होते देख स्वरा को खुशी हुई और उसने अपनी सास को माफ कर दिया। आप मुझसे बड़ी हो और बड़े लोगों के हाथ माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं। हेमा को अपनी बड़ी बहू को इतना प्यार करते देख ब्यूटी को अच्छा नहीं लगा और वो अपने पति के साथ घर को छोड़ गई और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।